नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज 14 अप्रैल जो है वहां पर हम स्टार्ट करेंगे आज का करंट। और उससे पहले आप सबको संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूर से ही कोरोना संक्रमितों के सीने की जांच करने के लिए स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है? तो पहली बात तो हमारे सामने यही है कि स्टेथोस्कोप जो है वो सीने की जांच करने के लिए यंत्र है। ये बात तो हम अच्छी तरह सीखी गई। अब बात ये आती है कि इसमें दूर से ही, क्योंकि ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है कोरोना, तो इसलिए दूर से ही जो है इसकी जांच की जा सके, तो इसके लिए किस आईआईटी संस्थान ने जो है वो इस प्रकार का स्टेथोस्कोप बनाया है? तो ऑप्शन है पहला आईआईटी दिल्ली, दूसरा आईआईटी बॉम्बे, तीसरा आईआईटी कोलकाता और चौथा आईआईटी खड़गपुर। आपको इनमें से सही उत्तर देना है। चलिए बताइए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या है आईआईटी बॉम्बे यानी आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो शोधकर्ताओं ने हाल ही में दूर से ही कोरोना संक्रमितों के सीने की जांच करने के लिए स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है, जिससे डॉक्टर दूर से ही कोरोना संक्रमितों के सीने की आवाज़ सुनेंगे और उससे स्मार्टफोन के सिग्नल के ऊपर वो अपने देख भी सकेंगे और उसके माध्यम से वो तय कर पाएंगे कि इनके कोरोना है नहीं है, कितने लेवल पर है, ये सब जांच उसके द्वारा की जा सकेगी। ये आईआईटी मुंबई के जो विद्यार्थी शोधार्थी जो है उन लोगों ने इसको खोजा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के किस आईआईटी संस्थान लॉकडाउन के बीच कंपनियों के साथ एक प्लेसमेंट टास्क फोर्स का उसने गठन किया है? मतलब ऐसा कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसने लॉकडाउन के बीच में अन्य कंपनियों के साथ मिलकर के एक प्लेसमेंट टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ऑप्शन है अपने पास, प्लेसमेंट का मतलब समझिए जॉब दिलाने वाली कोशिश थी एक तरह की। तो ये कौन सी संस्था ने शुरू की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो दोस्तों का सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अच्छा इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। व्याख्या इसकी वो ये कि आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में लॉकडाउन के बीच कंपनियों के साथ एक प्लेसमेंट टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके द्वारा स्टूडेंट को नौकरी के मौके के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वर्ष आईआईटी खड़गपुर के छात्र अप्रैल से जुलाई तक इंटर्नशिप करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि खड़गपुर जो है वहाँ आईआईटी खड़गपुर है उसने ऐसी व्यवस्था की है कि प्लेसमेंट जैसी जो प्रॉब्लम आती है वो वहीं पर पूरी कर दी जाए उनकी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कि केंद्र सरकार ने किस योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक के पूरे 3 माह की अवधि में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है? मतलब किस योजना के लाभार्थियों को ऐसा दिया गया है? तो देखिए काफ़ी विवादित विषय भी रहा जो एलपीजी वाला जो है, उसके अंदर जो उज्ज्वला योजना है, अब ये बंगाल के अंदर भी काफ़ी इसका विवाद चलता रहा, तो उसमें उज्ज्वला योजना का काफ़ी चर्चा रहा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन जीवन बीमा योजना, जिज्ञासा योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना। तो निश्चित रूप से हमें सबको मालूम है कि सिलेंडर वाली योजना कौन सी है, उज्ज्वला योजना ही होगी। लेकिन अब देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ कि ये क्यों और कैसे किस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक के पूरे 3 महीने की अवधि में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने पीएमयूवाई के 7.15 करोड़ लाभार्थियों, पीएमवाई समझ गए आप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में ही है, उसमें 7.15 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 5,000
560 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आयोग ने डबल लेयर खादी मास्क विकसित किए हैं? तो खादी मास्क विकसित किए तो निश्चित रूप से खादी के संबंधित ही होंगे। फिर भी हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, खादी व ग्रामोद्योग आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा वो आएगा व्याख्या में, और उसको आपको ध्यान रखना है। वो प्रश्न क्या है देखते हैं अपन। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड जो है, उस बोर्ड ने, आयोग ने हाल ही में बड़ी मात्रा में मास्क के ऑर्डर प्राप्त होने वाले डबल लेयर खादी मास्क विकसित किए हैं। दो डबल लेयर होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने 7.5 मास्क, 7.5 ये मात्रा है उसमें, लाख करोड़, ठीक है, जो इसमें प्रिंटेड नहीं है, तो मास्क का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने डिमांड रखी है। बस यही काफ़ी हमारे लिए जानना कि जम्मू कश्मीर सरकार ने डिमांड रखी कि भाई हमें क्या बना कर दीजिए, आप मास्क बना करके दीजिए, ये डिमांड रखी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, वो है कि भारत ने 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड को संयोजित करने वाले कितने समर्पित कोविड-19 अस्पताल जो हैं उन्होंने वो स्थापित किए हैं? तो पहला ऑप्शन है, कोविड समर्पित अस्पतालों की संख्या की बात है यहाँ पर, 200 समर्पित कोविड-19 अस्पताल, 350 समर्पित 19 अस्पताल, 586 जो है वो समर्पित कोविड-19 अस्पताल, या 746 समर्पित कोविड-19 अस्पताल। तो 1 लाख बेडों वाले हैं, लेकिन टोटल संख्या पूछेगा आपसे कितने हो सकते हैं, कितने हमने डेवलप किए हैं। तो 586 समर्पित कोविड-19 अस्पताल जो है वो अभी डेवलप किए गए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसके संबंध में। 586 समर्पित कोविड-19 अस्पताल भारत ने 1 लाख से अधिक आइसोलेट बेड को संयोजित करने के लिए निर्मित किए हैं। इसमें अभी भारत सरकार ने 11,500 बेड स्थापित कर दिए हैं इनके अंदर। तो 11,500 बेड बनकर तैयार हैं 586 अस्पतालों के लिए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न अपना है कि अप्रैल को पूरे भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती मनाई जा रही है? यानी 14 अप्रैल को किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती मनाई जाएगी? अगर आपने शुरू में मेरे को ध्यान से सुना होगा तो ये उत्तर आप आसानी से दे देंगे। बताइए। APJ अब्दुल कलाम, महावीर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजीव गांधी जयंती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते इस व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या में देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को क्या होती है? जन्मदिन पूरे भारत में और पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है IMFA जॉर्जिया में के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस गवर्नर को शामिल किया गया है? तो IMF जो है हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंस के लिए या वित्त के संबंध में संस्था है, और उस संस्था में बाहरी सलाहकार समूह से सदस्य लिए जाते हैं। तो उसमें कौन से सदस्य को, भारत के किस व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा, बताइए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रघुराम राजन, शशिकांत दास, उर्जित पटेल, विरल आचार्य। तो सही उत्तर है रघुराम राजन। हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या जो है वो क्या है? रघुराम राजन IMF जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को ही इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसने हाल ही में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? मतलब ऊर्जा मंत्रियों की बैठक थी, असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की, उसके अंदर आभासी बैठक का में प्रतिनिधित्व किसने किया भारत की तरफ से? रामविलास पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान जी तो अभी है नहीं,
धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन देना है, उत्तर देना है, धर्मेंद्र प्रधान होंगे या नितिन गडकरी होंगे, बताइए। तो सही उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो हैं वो कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान। देख लेते हैं व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या ये है कि भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी अरब में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने की है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न 2 है। पहली बात तो भारत की तरफ से किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि किसने वहां पर उसका नेतृत्व किया या उसकी अध्यक्षता किसने की? तो सऊदी अरब के मंत्री हैं प्रिंस अब्दुल अजीज, उन्होंने इसका क्या किया? नेतृत्व किया है। चलते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज कप्तान के तौर पर भारत की तरफ से T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं? मतलब भारत की तरफ से सबसे लंबी पारी खेलने वाले जो बल्लेबाज हैं वो कौन है T20 में? ठीक है, तो वो कौन है? कप्तान भी होने चाहिए वो, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, कप्तान होना चाहिए, T20 में होने चाहिए और सबसे बड़ी पारी खेलने वाले होने चाहिए। तो देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो उत्तर होगा रोहित शर्मा। उत्तर क्या होगा? रोहित शर्मा। आगे चलते हैं अपन इसकी व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या जो है वो इस प्रकार से है। इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा जो बल्लेबाज हैं, कप्तान के तौर पर भारत की तरफ से T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा ने 22 दिसंबर 2017 को इंदौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 43 गेंदों पर तूफानी 118 रन की पारी खेली थी। तो ये प्रश्न आप परमानेंटली ही ध्यान रखा। ठीक है, यह करंट में एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपके लिए दिया गया है। इनमें से कौन सा बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाला बल्लेबाज, पहला बल्लेबाज है? मतलब वर्ल्ड क्रिकेट की हम बात करें, अब भारतीय क्रिकेट से आगे चलते हैं वर्ल्ड की तरफ। तो बल्लेबाज कौन सा है जो वर्ल्ड क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाला पहला बल्लेबाज बना है? माइकल क्लार्क, ओरेन फिंच, कुमार संगकारा, रोहित शर्मा। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओरेन फिंच। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या क्या होगी? ओरेन फिंच जो है उनकी हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ओरेन फिंच वर्ल्ड क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने वर्ष 3 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ T20 जो मैच थे उसके अंदर मार्च में 76 गेंदों पर 16 चौके और 10 छक्कों की मदद से 172 रन की पारी इन्होंने खेली थी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के 2 प्रश्न हैं जो स्टैटिक टाइप के थे, जो आपके लिए दिए गए थे। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन आज के करंट रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, लगातार देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी देखते रहिए। साथ ही अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।